हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 16 द यूनिवर्स का पार्ट 3 करेंगे आज हम। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हमारा हो गया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपने जल्दी जल्दी जाके मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर पर देख लीजिए। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो सैटेलाइट, आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट। द सेस्टल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट without independently revolving around the sun are called satellites। तो सैटेलाइट किसे बोलते हैं? तो देखो, अभी हमारे प्लैनेट द सेस्टल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड दी, जो सेस्टल बॉडी हमारे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, ना कि सन के अराउंड। अभी हमारे प्लैनेट्स किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं? सन के अराउंड। पर ये जो सैटेलाइट्स है वो किसके अराउंड चक्कर लगाती है? सन के अराउंड नहीं लगाती, ये प्लैनेट के अराउंड लगाती है। पर इनडायरेक्टली बोला जाएगा कि ये किसके अराउंड चक्कर लगाती है? ये सन के अराउंड ही चक्कर लगाती है। तो जो चीज़ सैटेलाइट, उसे बोला जाता है जो प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाती है, रिवॉल्व होती है इंडिपेंडेंटली, खुद से रिवॉल्व होती है किसके अराउंड? प्लैनेट्स के अराउंड। और वो इनडायरेक्टली सन के अराउंड ही रिवॉल्व होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स रोटेट अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। तो प्लैनेट जैसा ही ये सैटेलाइट जो है अपने अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट होती है प्लैनेट्स के अराउंड। प्लैनेट के अराउंड वो चक्कर लगाती है। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो मून है वो क्या है? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। द डैश इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ आपको आएगा एग्जाम में, तो आप लिखना द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। तो मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर बोथ ऑफ 73 days। तो उसका जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन बोथ का पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम उसे एक रोटेशन और रिवॉल्यूशन के लिए लगता है, वो है 27.3 days। Except for Mercury and Venus, all other planets have satellites but in varying numbers। एक्सेप्ट मर्क्यूरी और वीनस को छोड़कर सारे प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट है, और वो भी एक नहीं, वेरिंग नंबर्स, मतलब बहुत सारे नंबर्स में, मतलब बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। एस्टेरॉइड्स, a great number of small size bodies could not turn into planet when the solar system was formed but continued to revolve around the sun। मतलब एस्टेरॉइड्स किसे बोलते हैं? जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म्ड हुआ, तो जब अभी ये सारे हमारे कुछ प्लैनेट्स बन गए। जब सोलर सिस्टम पहले नहीं था तो ये प्लैनेट भी नहीं बने थे। एक्चुअली सोलर सिस्टम जब बना तो ये प्लैनेट्स भी फॉर्म हो गए अपने आप, किसी ने बनाया नहीं है, इसे मैनमेड नहीं है, नेचुरली ये बन गए हैं। तो ये जो प्लैनेट नेचुरली बन गए ऑटोमेटिकली, ये जो प्लैनेट्स बन गए हैं, तो जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ तो ये जो बॉडीज़ है, ये जो चीज़ है, ये प्लैनेट नहीं बन पाए, ऐसे ही वो रह गए, ऐसे ही वो छोटी बॉडी बनकर रह गए, स्मॉल साइज बॉडी बनकर वो रह गए, वो प्लैनेट में टर्न नहीं हो पाए। ये सारे जो वो सब कुछ पत्थर थे पहले, तो वो क्या हो गए? प्लैनेट्स में टर्न हो गए। पर कुछ बॉडीज़ प्लैनेट में नहीं टर्न हो पाई, तो उसको वो जो ऐसे ही रह गई, उससे हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बोलते हैं। पर वो अभी भी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। ये जो एस्टेरॉइड्स है वो सन के अराउंड चक्कर अभी भी लगा रहे हैं। दीज बॉडीज़ आर नोन एज एस्टेरॉइड्स। ये बॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे? ये एस्टेरॉइड्स। बॉडीज़ मतलब एक चीज़। A belt of such celestial bodies has formed between the Mars and Jupiter। ऐसे ही बेल्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे ही एस्टेरॉइड्स हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ बने हैं, ये कहाँ फॉर्म्ड हुए हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। अभी ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि छोटा प्लैनेट, अ स्मॉल साइज सेलेस्टियल बॉडी
celestial body that revolves independently around the sun is called a dwarf planet. छोटे साइज का जो सेलेस्टियल बॉडी होता है, यानी कि एक प्लैनेट ही होता है सेलेस्टियल बॉडी मतलब, और जो छोटे साइज का होता है जो खुद से ही अपने इंडिपेंडेंटली चक्कर लगाता है सन के और सूरज के और, उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, पर वो छोटा होना चाहिए साइज में. A celestial body like Pluto can be classified as a dwarf planet. तो प्लूटो जैसा प्लैनेट उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि प्लूटो जो है छोटा प्लैनेट है, साइज में छोटा है. प्लूटो टेक्स अराउंड 248 years to complete its revolution around the sun. तो प्लूटो कितना लेता है? 248 ईयर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड. whereas it takes around 6.38 days for one rotation. एक रोटेशन के लिए वो 6.38 डेज लेता है प्लूटो रोटेशन के लिए. अभी यूज योर ब्रेन पावर. वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून? क्यों हम खाली एक ही साइड मून का देख सकते हैं? तो दोस्तों हम मून का एक ही साइड क्यों देख सकते हैं? हम इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि बिकॉज द मून टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट विथ अर्थ. तो मून भी उतना ही टाइम लेता है रोटेट होने के लिए जितना अर्थ लेता है. दोनों सेम टाइम लेते हैं रोटेट होने के लिए, इसीलिए हमें उसका उतना ही भाग दिखाई देता है दोस्तों. विच प्लैनेट हैज़ अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर? तो कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसका दिन बड़ा है उसके साल छोटा है? उसका दिन बड़ा है, उसके साल से भी ज़्यादा बड़ा उसका दिन है. उसका दिन जो है बड़ा है पर उसका साल जो है उसके दिन से भी छोटा है. वो प्लैनेट कौन सा है? तो दोस्तों वो प्लैनेट का नाम है वीनस. वीनस का एक दिन बड़ा है उसके साल से भी. तो अभी हम आते हैं, अभी इधर हम लोग को कुछ फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है दोस्तों. ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्टेरॉइड्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम एंड डिस्कस इन द क्लास. तो आपको एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर सिस्टम के अंदर जो एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट है, और उसे आपको क्या करना है, क्लास में डिस्कस करना है. अभी हम पढ़ेंगे कॉमेट के बारे में. कॉमेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो कॉमेट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है प्लैनेट जैसी, वो भी रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. कॉमेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स. तो कॉमेट किससे बनी है? फॉर्म्ड आउट किससे हुई है? आइस से बनी है, बर्फ से बनी है और डस्ट पार्टिकल्स से, छोटे छोटे कचरों के पार्टिकल्स से बनी है. दे आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो कॉमेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. सिंस ओल्डन टाइम्स द अपीयरेंस ऑफ ए कॉमेट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एन इनऑस्पिशियस इवेंट. तो जो अभी कॉमेट दिखाई देता था तो ओल्डन टाइम में, पहले ज़माने में ये माना जाता था कि ये मुहूर्त जो है, ये टाइम जो है इनऑस्पिशियस है, अनलकी है. कॉमेट्स अपीयर लाइक पॉइंट व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम द सन. तो कॉमेट हमें एक पॉइंट जैसा दिखाई देता है जब वो एकदम दूर होते हैं सन से. But when they are close to the sun, they become easily visible to us because of the short distance and the heat of the sun. जब वो सन के बहुत नज़दीक होते हैं तो हमें easily वो दिखते हैं, easily वो visible हो जाते हैं because of the short distance, कम दूरी की वजह से और heat of सन की heat की वजह से. Comets are made up of frozen matter. तो comets are made of frozen and dust particles. तो frozen मतलब बर्फीला जैसे बने हैं, बर्फ से बने हैं कॉमेट जो बना है बर्फ से बना है, और डस्ट मतलब कचरे के पार्टिकल्स से बने हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से. When they are close to the sun, this frozen matter gets converted into gas due to the solar heat. जब वो क्लोज रहते हैं सन से तो ये जो फ्रोजन मैटर है वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो बर्फ़ है वो गैस में कन्वर्ट होकर ड्यू टू सोलर हीट, किसकी वजह से? सोलर हीट की वजह से वो गैस में कन्वर्ट होता है. दिस गैसेस गेट थ्रोन इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सन. तो ये जो गैस है वो किस में? दिस गैस गेट थ्रोन इन टू अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सन. तो ये गैस सन से दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है.
As a result, certain comets appear to have a long feathery tail. तो जो भी मतलब कोई कॉमेट्स जो अपीयर होते हैं उनको क्या होता है, एकदम बड़ी फेदरी टेल जैसा होता है पीछे. ड्यू टू देयर लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट देयर अपीयरेंस इन द स्काई इज़ वेरी रेयर. तो उनकी लॉन्ग और इलिप्टिकल ऑर्बिट के वजह से उनका जो अपीयरेंस है, उनका दिखना, वो स्काई में वो बहुत कम ही दिखाई देते हैं. दे रीअपियर इन द स्काई आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फिर वो एकदम बहुत दिन बाद ही कॉमेट वापस से रीअपियर होते हैं. अभी इधर कॉमेट के बारे में कुछ दिया गया है. कॉमेट्स आर क्लासिफाइड इन 2 मेन ग्रुप्स. तो कॉमेट के 2 मेन ग्रुप में क्लासिफाइड हुए हैं. लॉन्ग पीरियड कॉमेट, तो लॉन्ग पीरियड का कॉमेट, दिस कॉमेट टेक मोर देन 200 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. तो लॉन्ग पीरियड कॉमेट जो है वो कितना टाइम लेते हैं, 200 ईयर से ज़्यादा टाइम लेते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए पूरा. short period comet, the short period comet, this comet take less than 20 years to complete 1 revolution around the sun. तो ये जो हमें कॉमेट है कितना टाइम लेते हैं, ये कॉमेट 200 ईयर है, सॉरी 20 ईयर मैं बोल रहा था, 200 ईयर से ज़्यादा कम टाइम लेते हैं ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट पूरा एक चक्कर लगाने के लिए सन से भी, सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए 200 ईयर से भी कम टाइम इन्हें लगता है. तो अभी डू यू नो हैलिस कॉमेट अपीयर इन द ईयर 1910 एंड रीअपियर्ड इन 1986. तो दोस्तों, तो हेलिस कॉमेट कहाँ अपीयर, कौन से ईयर में अपीयर हुआ था, 1910 में अपीयर हुआ था और वापस से वो रीअपियर हुआ 1986 में. तो इट्स सेंट्रल पार्ट और न्यूक्लियस वॉज फाउंड टू बी 18 किलोमीटर लॉन्ग एंड 7.5 किलोमीटर वाइड. तो उसका जो सेंट्रल पार्ट था और न्यूक्लियस पार्ट कितना फाउंड हुआ 16 किलोमीटर लंबा और 7.5 किलोमीटर वाइड चौड़ाई उतनी थी. हैलिस कॉमेट टेक्स 76 ईयर टू कंप्लीट 6 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. तो हैलिस कॉमेट जो ये था कॉमेट, तो वो कितना 76 ईयर लिया पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड. तो ये कौन सा हुआ, शॉर्ट पीरियड कॉमेट हो गया हमारा. अभी तो इधर बिट ऑफ फन, मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड, a table fan, a bangle, a piece of light cloth, twinned ring and string and thread. तो आपको एक टेबल फैन लगेगा और एक बैंगल लगेगा, बंगड़ी, a piece of light cloth, एक हल्का पीस होना चाहिए क्लोथ का, हल्के क्लोथ का, और एक स्ट्रिंग लगेगा आपको, वायर तार लगेगा और एक थ्रेड लगेगा, एक धागा लगेगा. एज शोन इन द पिक्चर सीव द क्लोथ अराउंड द बैंगल. तो जैसा पिक्चर में दिखा है आपको वो कपड़े को सीना है बैंगल के अराउंड. टेक अ स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज लेंथ ऑफ द क्लोथ एंड टाई इट टू द बैंगल. तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग लेना है और जितना बड़ा कपड़ा है, जितना बड़ा कपड़े की लेंथ है उतना आपको स्ट्रिंग तार लेना है और उसको टाई करना है, बैंगल को बांधना है. नाउ होल्ड द बैंगल इन फ्रंट ऑफ द फैन एंड पुट ऑन द फैन. तो आपको अभी बैंगल को किधर रखना है, फैन के सामने रखना और फैन को चालू करना है. तो आपको क्या मज़ा आएगा. ये एक एक्टिविटी जो आपको करना है. इन द पास्ट, पहले की बात है, फ्रेड विपल एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर. तो फ्रेड विपल कौन है, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है. प्रपोज दैट कॉमेट्स कंसिस्ट ऑफ एन आइजी क्लस्टर. तो उसने वो प्रपोज्ड किया है कि कॉमेट जो है आइजी क्लस्टर मतलब बर्फ़ से बने हैं,
बर्फ़, बहुत सारे बर्फीले जैसे बने हैं, बर्फ़ से बने हैं, ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बर्फ़ से बने हैं और डिफरेंट वेरियस मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट कचरों से और बर्फ़ से बने हैं. दैट इज़ वाई कॉमेट्स केम टू बी कॉल्ड डर्टी स्नोबॉल. इसीलिए कॉमेट्स को क्या बोला जाता है? डर्टी स्नोबॉल बोला जाता है. डर्टी स्नोबॉल मतलब स्नो मतलब बर्फ़ के बॉल, इसीलिए बर्फ़ के बॉल. डर्टी मतलब गंदा, क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए डर्टी. स्नोबॉल्स मतलब बर्फ़ के बॉल. इसीलिए दोस्तों कॉमेट को फ्रेड विप्पल ने, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था, उसने बताया कि उसने कहा दैट इज़ वाई कॉमेट्स को इसीलिए डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है. बाय 1950 विप्पल हैड डिस्कवर्ड 6 कॉमेट्स. तो बाय 1950 विप्पल ने कितने खोज किए ऐसे कॉमेट की? 6 कॉमेट्स की, 6 कॉमेट्स की. अभी मीटियोर के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों. मीटियोर क्या होता है? एट टाइम्स वी सी अ फॉलिंग स्टार्स. हम देखते हैं कि कोई टूटा हुआ तारा गिर जाता है. फॉलिंग स्टार्स, हम कभी कभी देखते हैं कि कोई तारा टूटकर गिर जाता है. दैट इवेंट्स इज कॉल्ड अ मीटियोर फॉल. तो वैसा जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीटियोर फॉल कहते हैं. मोस्टली दिस मीटियोर आर रॉकी पीसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्टेरॉयड बेल्ट. मोस्टली मतलब ये जो मीटियोर है वो रॉकी पीसेस होते हैं. रॉकी पीसेस मतलब पत्थर के पीसेस होते हैं, छोटे या बड़े पत्थर के पीसेस होते हैं. ये मीटियोर क्या होते हैं? पत्थर के पीसेस होते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एस्टेरॉयड बेल्ट. ये कहाँ से आते हैं? ये होते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं. एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में. तो उसके ही ये पत्थर के पीस होते हैं जो गिर जाते हैं. ये रॉकी पीसेस कहाँ से ओरिजिनेटिंग मतलब कहाँ से आते हैं? ये आते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के उधर से, मार्स और जुपिटर के बीच में. स्मॉल रॉकी पीसेस गेट completely burned due to friction with air after they enter the earth atmosphere. तो ये जो स्मॉल रॉकी पीसेस, ये जो स्मॉल पत्थर के पीसेस है, वो क्या हो जाते हैं? कम्प्लीटली पूरी तरह से जल जाते हैं. किस वजह से? जब वो एयर के साथ उनका फ्रिक्शन हो जाता है. एयर के साथ जब क्या हो जाता है? उनका फ्रिक्शन, टकराव हो जाता है. जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो पूरी तरीके से जल जाते हैं. वो पत्थर, वो स्मॉल रॉकी पीसेस, ये छोटे छोटे पत्थर के पीसेस जो मीटियोर होता है. समटाइम्स द मीटियोर डू नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड फॉल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. कभी कभी ये जो मीटियोर होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं जलते और अर्थ पर गिर जाते हैं, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के ज़मीन पर. दिस आर कॉल्ड मीटियोरिटीज. जब वो पूरी तरीके से नहीं जलते और वो सरफेस पर गिर जाते हैं अर्थ के ज़मीन पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीटियोरिटीज़ कहते हैं. इट इज़ बिलीव दैट द लोनार लेक इन महाराष्ट्र हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ सच अ मीटियोरिटी. तो ऐसा माना जाता है कि ये जो लोनार लेक है, नीचे आप पिक्चर देख सकते हो कि ये लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है, ये मीटियोरिटीज़ मतलब ये जो स्मॉल रॉकी पीसेस पूरी तरह से नहीं जलकर अर्थ के सरफेस पर गिरने से ही ये जो पूरा लेक है बना है. तो बहुत बड़ा होता है दोस्तों. अगर एकदम ज़्यादा पड़ा रहेगा तो हमारी पृथ्वी नष्ट भी हो सकती है. इसीलिए तो ऐसा माना जाता है कि ये जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, ये वो मीटियोरिटीज़ गिरने से ही, इसके असर पड़ने से ही ये बना है, ये फॉर्म्ड हुआ है. मीटियोर और मीटियोरिटीज़ फॉल अकर ऑन दी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ टू. तो ये जो मीटियोर और मीटियोरिटीज़ जो गिरते हैं टूटकर, तो वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ पर भी गिरते हैं. जैसे कि वो गिरते हैं जुपिटर, मार्स, वीनस, दूसरी जगह भी वो गिरते हैं, ना कि सिर्फ अर्थ पर ही गिरते हैं. अर्थ पर भी गिरते हैं और दूसरी जगह पर भी, दूसरे सेलेस्टियल बॉडी में भी ये गिरते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए? Science tries to explain different events occurring in the universe. We should study phenomena like meteor falls, eclipse, etc. rather than attach any blind faith or superstition with them. हम साइंस क्या हमें बताना चाहता है? एक्सप्लेन करना चाहता है कि कैसे ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, कैसे ये घटना घट रही है हमारे यूनिवर्स में. ये जो हर एक घटना, हर एक फिनोमिना के पीछे हर एक वो है, रीज़न है.
और हमें ऐसे घटनाओं के बारे में पढ़ना चाहिए, जैसे मीटियोर फॉल, जैसे टूटता हुआ तारा गिरता है, और एक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगता है, जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वो लगता है, रेदर देन। और हमें ये पढ़ना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज लेना चाहिए साइंस से। साइंस पढ़कर हमें वो नॉलेज मिलेगी, ना कि हमें कुछ अंधविश्वास करना चाहिए। अंधश्रद्धा नहीं और अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हर एक के पीछे कुछ रीज़न होता है। what we have learned, क्या क्या हमने लर्न किया है। देयर आर इन्यूमरेबल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, हमने पढ़ा है कि बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं हमारे यूनिवर्स में। आर सोलार सिस्टम वेरियस स्टार क्लस्टर आर पार्ट ऑफ आर मिल्की वे, हमारा सोलार सिस्टम और बहुत सारे स्टार्स हमारे पार्ट है मिल्की वे का। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्स लाइक सन कैन बी सीन इन द मिल्की वे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स हमें देख सकते हैं। सन भी एक स्टार ही है, सन भी दिख सकते हैं हमें हमारे मिल्की वे में। डिफरेंट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैड पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, तो जो डिफरेंट प्लैनेट्स है उनका अलग अलग पिक्यूलर मतलब विचित्र, फनी उनके कैरेक्टर्स है, डिफरेंट अलग अलग उनके कैरेक्टर्स है। सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट वेयरएज अदर डू नॉट हैव एनी, तो कोई प्लैनेट के पास सैटेलाइट है तो बहुत सारे हैं, और किसी के पास तो नहीं है। किसी के पास सैटेलाइट है प्लैनेट के पास, किसी के पास नहीं है। कॉमेट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बट देयर अपीयरेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, पर कॉमेट के पास जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है एकदम प्रॉपर, बट देयर अपीयरेंस, उनका जो अपीयरेंस है वो उनका जो दिखा वो चेंज होता रहता है कॉमेट्स का। तो ये आज हमने पढ़ा है दोस्तों, हमारा 3rd पार्ट भी ख़त्म हो गया और हमारा चैप्टर। अगर इसको आपको एक्सरसाइज चाहिए इसकी तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर। बाय बाय।